मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी साथियों का स्टडी क्रैक मैथ चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हूं। मैं आप लोगों के लिए मैथ के कुछ चंद सवाल लेकर के आया हूं। तो आज बहुत ही यानी अच्छे सवाल लेकर के आया हूं और उसको अच्छी तरीके से जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग को डरना नहीं है। मैथ जो है बहुत ही ईजी है और अगर आप मैथ से डरते हैं तो वह डर जो है आप अपने मन से जो है निकाल दीजिए। सारा समस्याओं का जो है समाधान यहाँ पर होने वाला है। तो आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए और अब चालू होता है मेरा आज का सेशंस का। आज का पहला सवाल है जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि दो घड़ियां हैं और प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो है 850 रुपया है। दो घड़ियां हैं और प्रत्येक का सेलिंग प्राइस जो है एसपी जो है 850 रुपया है। प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस है 850 रुपया है और कह रहा है कि एक को 15% की हानि पर एक को 15% के हानि पर और दूसरे को 15% लाभ पर भेजा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है। तो लाभ होगा या हानि होगा ये बताना है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे दोस्तों ये आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझना होगा कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दो घड़ी दिया हुआ है और वो दो घड़ियों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। जब विक्रय मूल्य समान रहे और उनमें से एक वस्तु को लाभ पर और दूसरे वस्तु को हानि पर बेचा जाए और दोनों की जो क्वांटिटी है वो समान हो। जैसे क्वांटिटी मतलब ये कि जैसे कि 15% क्या हो रहा है, 15% लाभ हो रहा है और 15% हानि हो रहा है। दोनों सेम है। जब दोनों सेम हो तो इस परिस्थिति में जो है हमेशा हानि ही होती है। जब विक्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु को जितना % लाभ पर बेचा जाता है उतने % हानि पर अगर किसी दूसरे वस्तु को बेचा जाता है तो समझ जाइए कि उस परिस्थिति में हमेशा हानि ही हानि होगी। इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है सक्सेस मेथड यहाँ पर लागू करते हैं। सक्सेस मेथड में हम क्या करते हैं कि इनका जो है 15% और 15% क्या होता है, 15 का 15 स्क्वायर यानी डायरेक्ट जो है x²/100 यानी ये हमेशा जो है हानि की होती है, हानि होती है। इतना हानि होगी तो हमेशा जो हानि के रूप में हम लिखेंगे तो x²/100 मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे बटे 100 तो कितना हो जाएगा माइनस यानी 225/100। तो 2 अंक के बाद दशमलव यानी 2.25 यानी माइनस क्या सूचित कर रहा है कि ये नेगेटिव सूचित कर रहा है कि ये हानि हो रहा है और यह इसमें हमेशा हानि ही होती है। लेकिन इसमें ये चीज़ देखा जाता है कि इसका जो एक पे 15% हानि है, अगर दूसरे पर 10% लाभ अगर होता तो उसमें तो हानि होती। अगर यहाँ पर 10% होता, यहाँ पर 15% होता तब लाभ होने की संभावना बनती थी, ठीक ना। लेकिन अगर सेम क्वांटिटी में सेम परसेंटेज रहे और दोनों घड़ियों का जो विक्रय मूल्य है अगर समान हो तो उस परिस्थिति में हमेशा हानि ही होती है, ठीक ना। और उसके लिए सूत्र है x²/100 यानी इसको हमेशा जो है इसमें हानि होती है। तो ध्यान में रखिएगा। तो 2.25% जो होता है वो हानि हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है बी नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और ये नेक्स्ट सवाल जो है नेक्स्ट सवाल जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है और इसको जो है बहुत इजी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैथ जो होता है बहुत ही इजी होता है लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो कोई भी सवाल जो है आप आराम से उसको बना सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है जोर दीजिए,
कॉन्सेप्ट पर और जिस तरह से हम जिस टेक्निक से यूज करते हैं उस टेक्निक से आप भी यूज कीजिए और हर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए उस पैटर्न पर जो पैटर्न से मैं बना रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आप में हिम्मत आएगी और जब आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो आपके अंदर हौसला बढ़ेगा। जब हौसला बढ़ेगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आत्मविश्वास एक ऐसा पावर होता है जो कि चारों तरफ से जो है वो ऊर्जा संचरित होती है और आपके दिमाग को बहुत ही डेवलप करती है। तो आपका दिमाग तभी बोलेंगे कि ये इसका, कोई भी इंसान किसी को बोलता है कि ये तेज है, तो कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी जो है वो बचपन से तेज नहीं होता है, उसकी सोच और उसकी समझ के हिसाब से ही वो उसका दिमाग जो है उस तरह से कार्य करता है। तो हमें डरना नहीं है। अगर मैथमेटिक्स में अगर आप डर गए तो समझिए कि आप ख़त्म हो गए, यानी मैथमेटिक्स आप नहीं सीख सकते। मैथमेटिक्स वर्ल्ड में सबसे अगर कोई इजी सब्जेक्ट है तो मैथ्स है, लेकिन इसमें ज़रूरत है आपको ठहरने की। अगर आप ठहर गए तो आपको समझ में आएगा, अगर आप नहीं ठहरे, अगर स्किप करते चले गए तो फिर आपको कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मेरे साथियों, मेरे मित्रों, अगर सवाल को अगर सही ढंग से टैकल करने में आप सफल होते हैं तभी ही आपका हौसला बढ़ने वाला है। इसलिए अगर इस सेशन से आप लोगों को लाभान्वित हो रहा हो तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक जो है शेयर कीजिए। और पहले तो आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए प्रतिभागी, नए छात्र हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए सवाल कह रहा है कि एक आदमी है जो कि साइकिल पर 50 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। एक आदमी है जो कि साइकिल पर जो है वो चलना चाहता है, ये साइकिल से चल रहा है, साइकिल से चलना चाहता है, यानी एक साइकिल धारी युवक है। यह जो है आदमी वो साइकिल से 50 किलोमीटर दूरी तय करना चाहता है, ठीक है, तय करना चाहता है। कह रहा है कि वह 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तो 12.5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह 20 मिनट आराम करता है, यानी प्रत्येक 12.5 घंटा, अगर यहाँ 12.5, यहाँ 12.5, यहाँ 12.5 अगर कर दिया जाए तो प्रत्येक 12.5 घंटे पर वो क्या करता है, आराम करता है। तो 1 घंटे में 12.5 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो आप ऑब्वियसली लगा सकते हैं कि 4 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 12.5 किलोमीटर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 12.5 किलोमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 12.5 किलोमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 12.5 किलोमीटर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये टोटल दूरी कितना हो गया, टोटल दूरी जो है वो 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर दूरी तय करने में अगर ऑब्वियसली ऐसे माने तो 4 घंटे का समय लेता है, 4 घंटे का समय लेता है। लेकिन इसमें जुटेगा क्या, जुटेगा विश्राम इन्होंने कितना बार किया वो ध्यान देखना है। विश्राम स्थल जो है, आप देखिए यहाँ से तो चलना ही प्रारंभ किया, पहला विश्राम यहाँ पे करता है, दूसरा विश्राम यहाँ पे करता है, तीसरा विश्राम यहाँ पे करता है और चौथा में तो पहुँच ही जाता है। तो विश्राम करने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। जब सवाल नहीं उठेगा तो आप क्या करते हैं, 3 जगह ये स्टॉपेज करता है, तो 3 जगह जो है वो 20-20 मिनट जो है वो क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो 20 गुना 3 यानी 60 मिनट, यानी ये क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो 4 घंटे और 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटे होता है। तो टोटल कितना हो गया, 5 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर देखिए 5 कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन नंबर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी 5 आवर्स, ठीक है। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। देखिए कह रहा है कि 12.5 किलोमीटर में 1 घंटे, यानी 1 घंटे में जाता है, 1 घंटे में। तो अब देखिए 50, यहाँ 50 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो ये कितना गुना है, ये 4 गुना है। तो 12.5 गुना 4 कीजिएगा 50, तो यहाँ पर इसको भी 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4। ये 4 आवर्स तो ये हो गया, ये यानी समय लिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने रेस्ट कितना लिया था, रेस्ट जो है वो 3 जगह रेस्ट लिया, और 1 जगह रेस्ट लेने में 20 मिनट समय लेता है। तो 3 जगह रेस्ट ले रहा है, तो कितना हो जाएगा, 20 या 60 मिनट मतलब 1 घंटे। तो 4 घंटे और 1 घंटे कितना हो जाएगा, 4 घंटे और 1 घंटा रेस्ट, 1 घंटा रेस्ट जो किया इन्होंने, रेस्ट ये जुट जाएगा। तो टोटल 5 घंटे हो जाएंगे, और ये 5 घंटे किसका है, तो ऑप्शन नंबर 3 का जो है वो आंसर है
5 आवर्स। आई होप कि इस सवाल को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल कितना आसान है लेकिन इसे कितना भारी बना दिया जाता है बच्चे के माध्यम से। तो देखिए, कह रहा है कि सवाल ये कह रहा है कि यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रेट कितना है, रेट जो है 5% है, ठीक है। कह रहा है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपया प्राप्त होते हैं। प्राप्त क्या होते हैं, तो मिश्र धन कितना है, 441 रुपया। उसके बाद कितना, क्या निकालने के लिए कह रहा है, टाइम कितना है, टाइम जो है 2 वर्ष है, और निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, यही ना, मूलधन बराबर वाट। तो इसको एकदम इजी तरीके से हम निकालेंगे। मूलधन निकालने के लिए तरीका क्या है, तो हम रेट से चलते हैं। रेट कितना है, कहीं नहीं जाना है, हमको रेट पकड़ के रखना है। रेट 5% को हम लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं ना, और इसी को हम लिखेंगे 1/20 को, इसको लिख सकते हैं 21/20। तो इसमें ये क्या है, ये P है और ये क्या है, ये है, ठीक ना। अब जो भी होगा तो इसी के हिसाब से 21, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, लिखेंगे इसको 441 को क्या लिखेंगे, 400। 2 साल, 1 साल में ये हुआ तो 2 साल में क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर, तो 441। तो 441 क्या है यहाँ पर, ये मिश्र धन है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 400। तो मूलधन कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी 400 रुपये हो जाएगा। 400 किसका आंसर है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये नियम है। अगर ये 3 वर्ष में होता तो क्या करते, क्यूब करते और कुछ नहीं, क्यूब करते तो रेट से भी हम निकाल सकते हैं। रेट दिया रहता है तो आप मिश्रधन दिया रहे तो मूलधन आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। मैंने 2 वर्ष यहाँ पर दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर 21/20, ये जो है 1 वर्ष के लिए होता है। तो अगर इसको 2 वर्ष की बात किया है तो इसका 21/20 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441/400। तो ऊपर वाला क्या होता है, मिश्रधन होता है, नीचे वाला क्या होता है, मूलधन होता है। तो मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन कितना हो गया, 400। 400 किसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, और इसी तरह इजी तरीके से हमें बनाने के लिए सीखना है। अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप कोई भी सवाल को जो है टैकल कर सकते हैं। तो डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन उसको सोच और समझ विकसित करना पड़ता है। अगर सोच समझ अगर विकसित करते हैं तो कोई भी सवाल जो है आपको बहुत आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है बने रहिए हमारे सेशन में, और बहुत आगे और मज़ा आने वाला है अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो मैथमेटिक्स का जो फोबिया है वो उसे मैं दूर करके ही रहूँगा अगर मेरा साथ आप लोगों ने दिया तो। हालांकि मैं तो हमेशा के लिए प्रतिबद्ध हूँ आप लोगों की सेवा करने के लिए, और ये डिपेंड करता है आप लोग कितना साथ देते हैं हमारा, और अपने आप को कितना लाभान्वित करना चाहते हैं। आप लोग जितना लाभान्वित होना चाहेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभान्वित होंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंजॉय तरीके से हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, चकमा देने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, ये भूल भुलैया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इतना इजी तो आज तक मैं नहीं देखा था, इतना इजी है। लेकिन इसको समझ विकसित, बोले नहीं कि समझ अगर आप विकसित करना सीख लिए तो बहुत ही आसान हो जाता है। सारी समस्याओं का जो जड़ है वो है आप जो है यानी ऊपर उठना नहीं चाहते हैं, आप नीचे धंसना चाहते हैं। अगर आप ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप प्रयास करेंगे। जब आप प्रयास करेंगे तभी ही सफल होने की संभावनाएं आप में बढ़ सकती है। तो आइए चलते हैं, मैं आपकी संभावनाओं को और मैं अग्रसर कर दूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ललायित कर दूं, ताकि मैथ की जो अंदर आपकी फोबिया है वो दूर हो सके, वो भाग सके। तो आइए देखिए कितना हम सटीक तरीके से आप लोगों को बहुत ही इंजॉय में मस्ती की तरह जो है हम मैथ सीखेंगे, बहुत ही इजी तरीके से। और देखिए सवाल आपको दिया गया है, कह रहा है कि इफ x and y are z, x, y and z are real number, x,
y एंड z क्या है, एक वास्तविक संख्याएं हैं, और कह रहा है सच दैट यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, समीकरण दिया हुआ है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। जब ऐसा सवाल दिया रहे तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी तरीके से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी पर स्क्वायर है ना स्क्वायर, और यहाँ पर देख लीजिए x माइनस 3 है, यहाँ y माइनस 4 है, यहाँ पर z माइनस 4 है, यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है बराबर 0। यानी सभी को जोड़ने के बाद आंसर आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये समीकरण क्या है, सब सही हो सकता है। जब ऐसा हो लास्ट में ये इधर 0 हो जाए तो समझ जाइएगा कि ये संख्या जो है इसके बराबर है, पावर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हम लिख सकते हैं ये डायरेक्ट x माइनस 3 बराबर 0, इसको लिख सकते हैं y माइनस 4 बराबर 0। ये एग्जाम में करना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ z माइनस 5 बराबर 0। मैं क्या करता, कैसे करता, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। x बराबर 3 हो गया, y बराबर 4 हो गया और z बराबर 5 हो गया। तो मैं जैसे ही क्वेश्चन ये देखता कि इस तरह से है तो डायरेक्ट मैं ये कहता कि जब 0 है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, इसका मतलब है सारा रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा। और सब इसमें देखिए हर जगह जोड़ने के लिए ही बोल रहा है, जब जोड़ देंगे सभी को तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो प्लस में सभी सब प्लस है तो प्लस ही आंसर आएगा। तो 3 4 7 5 12, यानी 3 जोड़ 4 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई प्लस जेड, यानी 3 जोड़ 4 जोड़ 5, यानी टोटल कितना हो गया 12। यही 12 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये ऑप्शन नंबर 4 में जो है आपको 12 दिख रहा होगा। तो ऐसे सवाल, कोई भी सवाल इस तरह से दिया हुआ हो तो आप बेहिचक जो है इस वैल्यू को देखना है। यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब है कि x का मान 3 आएगा। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो x का मान माइनस 3 होता। यहाँ पर माइनस चिन्ह है इसलिए y का मान प्लस में आया। अगर यहाँ प्लस रहता, बीच में चिन्ह अगर प्लस रहता तो इसका y का जो वैल्यू होता वो माइनस में होता। उसी तरह z के बीच में देखिए माइनस का चिन्ह है, इसीलिए z का मान जो है पॉजिटिव आया है। अगर यहाँ पर z में माइनस की जगह अगर प्लस होता तो z का मान माइनस में आता, और तब उसके हिसाब से हम जोड़ घटाव करते, और इसी तरह से हम हल कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको जो है सवाल को आप लोग समझ गए होंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन है वो आगरा से मथुरा तक जाता है, आगरा से मथुरा, और ये कितना दूरी तय करता है, इसकी चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है ये गया। कहाँ से, आगरा से मथुरा, ठीक ना। अब ये कह रहा है कि आगरा से तो मथुरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, लेकिन ये यहाँ से जो है सेम इधर जो है रिटर्न भी हो गया, और रिटर्न जब हुआ तो इसका जो स्पीड था, इसका स्पीड जो था वो 10% कम हो गया, 10% लो हो गया। 10% लो का मतलब ध्यान दीजिएगा, 60 का 10% कितना होता है 6, 60 का 10% कितना होगा 6 घटा देंगे 60 में तो कितना हो जाएगा 54। तो इसकी चाल कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, चाल है, स्पीड है। स्पीड इसका अनुपात अगर निकालते हैं तो अब देखिए 6 से कटता है, 6 ढंग 60 और 6 नम 54, ये अनुपात निकल गया। तो स्पीड का अनुपात 10:9 है, तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, टाइम का जो अनुपात हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, यानी पलट जाएगा ना। तो स्पीड जो होता है उसका जो विपरीत जो होता है वो कौन होता है, यानी टाइम। अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो समय क्या होगा, कम लेगा। अगर स्पीड कम है तो समय क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पर स्पीड जिसका ज़्यादा होगा तो वो समय क्या लेगा, कम लेगा। वो समय कितना लेगा, ये 9:10 के रूप में लेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि ये समय है ना, और ध्यान दीजिएगा वो समय दिया हुआ है, समय बराबर समय कितना दिया हुआ वाला, देखिए 45 मिनट दिया हुआ है कि ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाला जो है वो 45 मिनट में पहुंच जाता है, 45 मिनट में पहुंच जाता है। और यदि वापसी यात्रा में
ट्रेन की गति 10% कम हो जाती है तो मथुरा से आगरा पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी समय है और इसको कितना समय लगता है 45 मिनट, तो ये कितना समय होगा, कितना गुना है, तो ये 5 गुना है। तो इधर जो है विपरीत में जाने के लिए जो है इधर से जाने में कितना लगेगा समय, इसमें भी 5 गुना लगेगा। तो 10 पचे कितना हो जाएगा 50, यानी 50 मिनट लगेगा मथुरा से आगरा जाने में। मथुरा से आगरा पहुंचने में कितना समय लगेगा 50 मिनट लगेगा। और ये 50 मिनट ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। हमें ध्यान में यही रखना है, कॉन्सेप्ट यही है कि स्पीड जो होता है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टाइम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि स्पीड घटेगा। स्पीड अगर बढ़ रहा है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि स्पीड जो होता है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसको बोलते हैं रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, ये हम कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा और जब ये याद हो जाएगा, इसको समझ पाएंगे, तब जो है आप बराबर विधि के माध्यम से इसको आसानी से आप हल कर पाएंगे। आई होप कि इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, अच्छी तरह से आपके दिमाग में छप गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इसको बहुत ही गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये सवाल कह क्या रहा है। पहले सवाल को पढ़ना है। सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि 130 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई कितना है? ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कितना चाल क्या है इसका? चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। कह रहा है कि इस एक पुल को 21 सेकंड में पार करती है। समय जो लेती है वो कितना लेता है? 21 सेकंड। और पुल की लंबाई जो है मालूम नहीं है। पुल की लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर है, ठीक है। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 130 और x मीटर जुड़ जाएगा 130। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो दूरी कितना है? दूरी है 130 मीटर और जोड़ कितना x मीटर। अब है ये कितना दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा और ये समय कितना है? 21 सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर ये मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना हो तो हम क्या करते हैं? मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम क्या करते हैं? वो चीज़ में ध्यान में रखना। तो हम करते क्या हैं वो चीज़ ध्यान देंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में अगर करना हो तो हम 5/18 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। 5/18 से 5/18 से गुना करते हैं। 5/18 से गुना करते हैं। देखिए गुना कीजिए आप, तो 90 गुना 5/18 गुना कितना हो जाएगा? 21। ये कितना हो जाएगा? 130 मीटर प्लस x। अब ध्यान दीजिएगा, 18 पंचे 90, पछाएँ 25, 25 गुना 21 कीजिएगा तो 525 होता है। और यही 525 जो है ये इसमें 130 मीटर इधर जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी 525 माइनस 130 यानी कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा 95 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। आई होप कि इस सवाल को भी आप समझ गए होंगे। अच्छी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कह रहा है? सवाल को अच्छी तरीके से पढ़िए। कह रहा है कि सपना और अनुभा है, दो महिला है, सपना है और अनुभा है। अनुभा कह रहा है कि इनकी आयु का, अगर इसका आयु x मान लिया जाए, इसको y मान लिया, तो इसका गुणनफल जो बोल रहा है ना, x y का गुणनफल जो है वो 150 है। कितना है? 150 है। यदि कह रहा है यदि अनुभा की आयु की 4 गुनी, अनुभा की आयु, अगर अनुभा की आयु कितना है? y है, तो इसको आप 4 गुना कीजिएगा, 4 गुना y, ठीक ना। 4 गुनी सपना की आयु से 10 बरस अधिक है। ये जो 4 ये है ना, ये ज़्यादा है,
कितना ज़्यादा है, इससे 10 ज़्यादा है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये क्या है, बराबर है। देखिए फिर क्या कर रहा है कि 10 बरस अधिक है तो सपना की आयु ज्ञात कीजिए। सपना की आयु यानी x का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, हम कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम इसको करेंगे, इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ऐसा दिया रहेगा, इतना तो हम समझ गए हैं। सपना अनुभाग इसका जो x, इसका y मान लिए x प्लस 10, यानी इसका अनुभाग का जो है आयु 4 गुनी जो है वो सपना की आयु से जो है वो 10 बरस कम था, यानी ज़्यादा था। ये ज़्यादा था तो इसमें क्या किए, 10 जोड़ दिए तो बराबर हो गया, यानी ये इसमें बराबर हो जाता है। अब हमें वैसा ही निकालना कह रहा है कि इनके दोनों का जो गुणनफल है, सपना और अनुभाग का जो आयु का गुणनफल है वो 150 है। तो सबसे पहले कि ये जो है 10 बरस का अंतर होगा, क्योंकि 10 बरस अधिक की बात कर रहा है। तो 10 बरस अगर हम घटा देते हैं, 10 बरस घटा देते हैं तो बचता कितना, 140 बचता है। अब इसी को जो है हम क्या कर सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं 70 गुना 20, न 70 गुना 20 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या ये 20 या 60, 20 चौक 80, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये अगर लगभग 4 गुनी है। अगर इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर 4 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 80। ये तो कह ही रहा है ना कि जो इसकी 4 गुनी है वो, यानी अनुभाग को अगर हम 20 मानते हैं, अनुभाग को अगर 20 मानते हैं तो इसका 4 गुनी कितना हो गया, 80। अनुभाग को अगर हम 20 मानते हैं तो इसका 4 गुनी, यानी 4 गुना देखिए यहाँ ना 80। तो अब देखिए ये जो है ना, इससे किससे, सपना से 10 ज़्यादा है। ये है ना 80 ज़्यादा है ना 70 से, यानी सपना का कितना था, x का मान था 70 और इसका कितना था 80, 4 गुनी है तो ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। यही ज़्यादा हम इसमें अगर 70 में यही जोड़े थे ना 10, कितना जोड़े थे 10। अब देखिए दोनों बराबर है, 80 बराबर है। इसका मतलब है कि ये अनुभाग की आयु क्या हो जाएगा, 20 बरस, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि इसको आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि 3 पर पावर 99 है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, इनके इकाई के स्थान पर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि पावर को 4 से भाग देते थे, और पावर में मैं आपको बताया था पावर जितना भी दिया रहे उससे मतलब नहीं है, हमें मात्र 2 डिजिट ही लेना है। क्योंकि 2 डिजिट, तीसरा डिजिट हो जाएगा तो उसको हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पर 2 डिजिट में ही है, ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम इसको 99 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जब इसको हम 4 से भागा देंगे, 99 को 4 से भागा देंगे तो हमें शेष कितना बचेगा, शेष जो है हमें 3 बचेगा। जब 3 बचेगा तो यही 3 पर पावर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते 3 3 9 27। इकाई का अंक कौन है, 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। इकाई का अंक कौन सा होगा, 7। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए सवाल का रहा है इफ देन x² + 1/x² बराबर 8। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, x² - 6x + 1 बराबर 0, यही दिया हुआ है ना। ये ध्यान दीजिएगा, x² + 1/x² का मान निकालने के लिए कह रहा है। इसका मान जब भी निकलेगा तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, ये आपको इस सूत्र का प्रयोग करना होगा, n² - 2। n² - 2 का अगर आप प्रयोग करेंगे ऑप्शन में तो आपको पता चल जाएगा। यानी n² - 2 मतलब ऑप्शन में हमें क्या करना है, ऑप्शन में हमें ये क्या करना है, यानी जोड़ना है। कितना जोड़ना है, यही 2 जोड़ना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 घटाया जा रहा है, यही 2 घटा ये 2 जो है हम अगर हम ऑप्शन में 2 जोड़ करके, अगर उसका ऑप्शन 2 जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ध्यान, इसमें अगर 2 जोड़िएगा तो ये 2 जोड़िएगा तो क्या, एक कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, पूर्ण वर्ग। तो ऑप्शन में भी हम वही करेंगे कि 2 जोड़ेंगे और 2 जोड़ने के बाद हम पता करेंगे वो वर्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखिए 0 में 2 जोड़िएगा तो ये 2 का वर्ग होता है, नहीं होता है। 3 में 2 जोड़िएगा 5 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, नहीं होता है।
34 में 2 जोड़िएगा, देखिएगा इसका वर्गमूल होता है 36 का, हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो सकता है। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो हम फार्मूला का यूज करेंगे n² - 2। अगर ये इस तरह का सवाल हो तो इसका कोई ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से आप जो है इन बना सकते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन में हमेशा क्या देखना है कि n² - 2 का इस्तेमाल करना है। 2 का मतलब होता है कि इस माइनस है तो उसमें क्या करना होगा, ऑप्शन में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि इसमें जब 2 जोड़ते हैं तो ये वर्ग बचता है। तो इसी तरह जब हम इसमें 2 जोड़ेंगे और देखेंगे उसका कि वर्गमूल है कि नहीं, पूर्ण वर्ग है, देखिए n², इन 36 जो है वो क्या है, पूर्ण वर्ग है। 36 क्या है यहाँ पर, पूर्ण वर्ग है। यहाँ भी n² क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो हमें 2 जोड़ने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 2 जोड़ने के बाद हमें पूर्ण वर्ग मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए 34 में जब 2 जोड़े तो कितना 36 हो जाता है, 36 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है 4 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आज का जो है अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है सवाल। ऑप्शन ए में 25 लीटर, ऑप्शन बी में 28 लीटर, ऑप्शन 3 में 35 लीटर, ऑप्शन में 4 में 30 लीटर। प्रश्न कह रहा है कि एक बाल्टी है, एक बकेट है, इस बकेट में क्या है, दूध है, मिल्क है, शुद्ध मिल्क है, और कहता है इसकी लागत जो है मूल्य 3 रुपया 50 पैसे है। 3 रुपया 50 रुपये प्रति लीटर है। 1 लीटर का कितना है, 3 रुपये 50 पैसे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दूध और पानी, दूध और पानी, ध्यान दीजिए। दूध कितना है, 40 लीटर है, और 1 लीटर कितना बेच रहा है, 3.5 रुपया में। ध्यान दीजिएगा 3.5 रुपया में दूध बेच रहा है। अब देखिए पानी का वैल्यू क्या होता है, पानी का वैल्यू हमेशा 0 माना जाता है, क्योंकि पानी का कोई वैल्यू इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि बोतल का पानी से खरीदना पड़ता नहीं, बोतल का पानी, इसलिए उसमें क्या करना है, चापाकल भराना है या नदी का पानी जो है दूध में डाल देना है, इसलिए जो है पानी की कोई कीमत नहीं माना जाता है। इन उसको 0 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, 0। पानी का वैल्यू क्या है, 0 है। फिर कह रहा है, अब जो है इसमें कह रहा है कि जब दूध और पानी को मिला देंगे ना, दूध और पानी को मिला देने के बाद जो है जितना हमारे पास अमाउंट होता है वो हम 2 रुपये की लीटर की दर से हम बेच देते हैं। 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच लिया तो एक अनुपात क्या हो गया, 2 अनुपात यहाँ देखिए 1.5। अब ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दूध कितना है, 40 लीटर है, 40 लीटर है ना। अब ध्यान दीजिए दूध यहाँ पर 40 लीटर है, ये कितना गुना है, ये देखिए 20 गुना है। ये 2 है तो ये 40 है, तो ये कितना गुना होगा, 40। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी जो है यानी 20 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना 20 कितना हो जाएगा, ये 30 लीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। इन 30 लीटर किसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ये तो ये विधि हुआ। दूसरा विधि आप इसको जो है डायरेक्ट बना सकते हैं कि 40 लीटर का दूध का कीमत कितना होगा, 40 लीटर दूध का कीमत, 1 लीटर का दाम 3.5, ठीक है, 40 लीटर दूध, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 रुपये प्रति लीटर की दर से अति करता है। 2 रुपये प्रति लीटर की दर से अगर 2 रुपया गुना 40 इसको घटा दीजिएगा तो शेष कितना बचता है, 35 दूना 70 दूना 140, 40 तिया 120, 140 घटाओ 80 तो बचा कितना, 60 रुपया। 60 रुपया का मतलब 1 लीटर में वो 2 रुपया खर्च करता है, तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 30 लीटर हो जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये सवाल समझ गए होंगे। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चाहे जैसा है फीडबैक आप लोग दीजिए, जितना अच्छा जैसा फीडबैक दीजिए, गलत सही जो भी है, जैसा मैं पढ़ाता हूँ, अगर उसमें क्या प्रोग्रेस करना है, कैसे करना है, उसका भी सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं कुछ बुरा नहीं मानूंगा, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखिए, चाहे हमको 0 नंबर दीजिए, माइनस दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन दीजिए, ठीक ना। उससे क्या होगा, ये हमें पता चलेगा मेरी औकात क्या है, वो भी पता चलेगा। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हम इम्प्रूव करने का, क्योंकि मैं तो हमेशा सीखने ही चाहता हूँ, हमेशा सीखने के लिए ललायत रहता हूँ।
और कोशिश करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति से अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति मिल रही है तो उसे ले लेना चाहिए, उसे नकारात्मक यानी बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञान लेना है, ज्ञान बांटना है और कुछ नहीं करना है। ज्ञान बांटो, ज्ञान लो, बस। सब यानी एक दूसरे को क्या है, ट्रांसफरेबल है, किसी के पास कुछ रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस सेशन से बहुत यानी इम्प्रेसिव हुए होंगे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो जो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने मित्र साथियों और जितने भी हैं रिलेटिव जो कि स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको आप शेयर कीजिए। और सबसे पहले तो आप जो है बटन दबाइए दीजिए ललका, ठीक ना, ताकि जो है आपको कम से कम जो है वो यानी मिलता रहे, ठीक ना। अगर हो सके, अगर आपका माइंड या दिमाग काम करे कि किसी को भेजना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है वीडियो किसी के लिए, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। वो आपके लिए भी हेल्पकारी होगा, मेरे लिए भी हेल्पकारी होगा, और जिसके पास ये वीडियो जाएगा वो उसको भी ये वीडियो देखने के बाद जो है उसको भी कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा ही। अगर आप तो खुद लाभ ले ही रहे हैं, अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे को भी लाभ मिल जाए तो इसके लिए तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा, शेयर करना ही पड़ेगा वीडियो को, उसको जानकारी देना ही पड़ेगा। जो अपने रिलेटिव्स हैं, जो अपने दोस्त हैं, साथी हैं, मित्र हैं, उसको तो आपको इनवाइट करना ही पड़ेगा, उनको जो है सजेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी उनको जो है वो लाभान्वित हो सकेंगे। आप तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, आप चाहेंगे तो आपके मित्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर, इसलिए आपसे ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट और किसी इस तरह से नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ जो है आप जो थोड़ा सा तो मेहनत कर ही सकते हैं। अगर 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट अगर वीडियो में व्यतीत कर सकते हैं तो क्या 1 मिनट जो है शेयर करने में कितना लगता है? 1 मिनट भी नहीं लगता है, वो शेयर हो जाता है। ये निर्भर करता है कि आपका माइंड किस तरह से काम कर रहा है, आपका व्यक्तित्व यानी आपका जो सोच है वे हमारे वीडियो के प्रति किस तरह से सोच रहे हैं। अगर हमसे कुछ गलत बोला गया होगा तो मैं इन्हें अपनी वाणी को वापस ले लेता हूँ, ठीक है, या अगर हो सके तो आप लोग क्षमा कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए हम और आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करेंगे। तो इस वाणी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।